Hello students, this is your English class. Today we are going to start grammar section, and as in first chapter we have sentences. What are sentences? Let's have the definition first. The well arranged group of words is called a sentence, which means a group of words that makes a complete sense is called a sentence. For examples, women is a wonderful creation of God. For what did you come here yesterday? The first speech of Nehru inspired the peasants. So all these examples, all these words, first of all, ये सारे ही examples क्या है? First of all ये है group of words. Means इसमें बहुत सारे words हैं जो कि एक group में है. Correct? दूसरा ये well arranged है. Well arranged means इनमें subject भी है, इनमें helping verb है, इनमें adjective है, and then there is the predicate also, complement also. So ये group of words क्योंकि इसमें ये well arranged है, इससे एक complete sense निकलता है, complete meaning निकलती है. Correct? जैसे for what did you come here yesterday? तुम कल किस लिए यहाँ आए थे? तो ये क्या है? ये group of words है जो कि well arranged है. इसमें सब कुछ है, subject है, verb है, plus इसमें कॉम्प्लीमेंट है एंड इट इज़ एन इंट्रोगेटिव, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क भी है. तो इस तरह से इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मीनिंग निकलती है, एक अर्थ निकलती है, इसीलिए इसको सेंटेंस कहते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस. नाउ लेट्स सी फर्दर. यूनिट ऑफ ए सेंटेंस. यूनिट ऑफ ए सेंटेंस मीन्स सेंटेंस को अगर ब्रेक किया जाए तो उसकी कितनी इकाइयाँ निकलती हैं या पीसेस या यूनिट्स बनते हैं. ओके, लेट्स सी. बेसिकली देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ ए सेंटेंस. इफ समवन आस्क यू दैट हाउ मेनी या व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ए सेंटेंस, देन यू विल से दैट देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ ए सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज वर्ड. पहला क्या है? वर्ड, शब्द. अ वर्ड इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम लेटर्स विच हैज़ इट्स ओन मीनिंग. तो शब्द क्या है? वर्ड क्या है? ये लेटर्स से बने हुए होते हैं, अक्षर से मिलके शब्द बनते हैं. जैसे BOOK, ये सारे एक साथ मिलके क्या वर्ड बन गया? बुक. अब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स कहलाएगा वर्ड. ओके, इसी तरह से टीचर, एजुकेशन, नॉलेज, स्कूल, डिसिप्लिन, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स पूरे मिलके एक वर्ड को बनाते हैं, और इसकी अपनी मीनिंग भी होती है. जैसे बुक मीन्स किताब, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, टीचर मीन्स अध्यापक, नॉलेज मीन्स ज्ञान, स्कूल मीन्स विद्यालय. ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनकी खुद की मीनिंग होती है उन्हें हम वर्ड बोलते हैं, और ये एक सेंटेंस का पार्ट होती हैं, एक यूनिट होती है, एक हिस्सा होती है. ठीक है. फ्रेज. सेकेंड यूनिट इज कॉल्ड फ्रेज. पहली यूनिट, पहली इकाई क्या है? वर्ड. दूसरी इकाई क्या है जिससे सेंटेंस मिलके बनता है? फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? ए फ्रेज इज ए सेट ऑफ ग्रुप्ड वर्ड्स टू एक्सप्रेस ए पार्शियल सेंस. ये भी ग्रुप वर्ड्स होते हैं, मीन्स कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके फ्रेज को बनाते हैं, लेकिन इनसे पार्शियल सेंस निकलता है, मीन्स हाफ सेंस इनसे निकलता है, आधा मतलब इनसे निकलता है. एज लाइक बिकॉज ऑफ. ही इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ हिज इलनेस. वो बीमारी की वजह से एब्सेंट है. तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, इन द कॉर्नर. जैसे आप हिंदी में बोलते हो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी फर्स्ट. तो हिंदी में जैसे आप बोलते हो कि वजह से, इससे बना है, इस वजह से, तो ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स क्या है? ये फ्रेज है. इनको हम फ्रेज बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन इनसे सिर्फ आधी मीनिंग निकलती है, पूरी का पता नहीं चलता है. ठीक है, हाफ होते हैं ये, इनसे पार्शियल सेंस निकलता है. द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ रूम. अगर हम इसको सिर्फ इन द कॉर्नर, कोने में, ये तो है कि कोने में है, ये इससे तो मतलब बनता है कि कोना होता है, लेकिन पूरे अर्थ का पता नहीं चलता कि क्या कहना, कोई भी क्या कहना चाहता है कि कोने में क्या. अब जैसे पूरा वर्ड बोलेंगे जब हम, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये तो पूरा सेंटेंस है क्योंकि इससे पूरा एक कंप्लीट सेंस निकलता है, लेकिन इसके बीच में एक फ्रेज है. जैसे कि अभी आप जानते हो कि एक सेंटेंस 3 यूनिट से मिलके बनता है, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज.
तो फ्रेज क्या हो जाएगा, जिससे पार्शियल मीनिंग निकलती है, जो जिससे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन उससे आधा सेंस निकलता है, पार्शियल मीनिंग निकलती है. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड यूनिट ऑफ ए सेंटेंस. Clause. A clause is having a subject and a finite verb of its own, just like the sentence. For examples, you don't know him. A woman gives birth to a child. This is the place. The mother cooks the food. Clause क्या होता है? क्लॉज वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें कि सब्जेक्ट भी होता है, साथ ही साथ फिनाइट वर्ब भी होता है. फिनाइट वर्ब क्या होता है? फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है. जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, ठीक है, तो यू के साथ डू नॉट, डोंट का यूज़ करते हैं क्योंकि यू एक प्लूरल नाउन है. ओके, उसके लिए डू नॉट का यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू नॉट का यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज नॉट होता, जैसे शी डज नॉट, ही डज नॉट. करेक्ट. तो ऐसे वर्ब जो कि टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही फिनाइट वर्ब बोलते हैं. तो एक क्लॉज में, अब इसको समझना आपको क्लॉज में, कि क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट भी होता है, फिनाइट वर्ब भी होता है और उसकी वो सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. जैसे कि यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते. यहाँ पे हाफ सेंटेंस में इस चीज़ को बोल दिया गया, तुम उसे नहीं जानते. हु कम्स हेयर, जो यहाँ आया था. सेंटेंस पूरा होता है जब हम बोलते हैं, कंप्लीट सेंस जिससे निकलता है वो सेंटेंस होता है. तो इसी तरह से उसमें क्लॉजेज होते हैं, उसमें पार्ट होते हैं, जैसे कि यू डोंट नो हिम जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, फिनाइट वर्ब भी होता है. अ वुमन गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड. अ वुमन सब्जेक्ट है, गिव्स क्या है, फिनाइट वर्ब है, टू ए चाइल्ड इससे भी मीनिंग निकलती है. ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस का एक क्लॉज होता है, बाकी सेंटेंसेस इसके साथ जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्लॉज क्या है, वो फ्रेज से बड़ा होता है. फ्रेज बहुत ही छोटे सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक दो वर्ड्स मिलके फ्रेज को बनाते हैं और इससे मीनिंग, पूरी मीनिंग नहीं निकलती है, नहीं होती है. लेकिन सेंटेंस में क्लॉज फ्रेज से बड़ा होता है, इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, फिनाइट वर्ब भी होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. आपने अभी यूनिट ऑफ सेंटेंस पढ़ा कि किस किस इकाइयों से या यूनिट से मिलके सेंटेंस बनता है. अब पार्ट्स को देखेंगे हम कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस क्या है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ठीक है, द नाउन्स और प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू एन एक्शन और पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो जिसके बारे में बात की जाए सेंटेंस में, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ऑल आर बिजी टू वेलकम द गेस्ट. ऑल सारे ही बिजी हैं गेस्ट का, मेहमान का वेलकम करने में. द वुड कटर कट द ट्रीज इन द जंगल. द वुड कटर कट द ट्रीज इन द जंगल. वुड कटर जंगल में ट्री को कट करता है. किसके बारे में बात की जा रही है? वुड कटर के बारे में. सो द वुड कटर वुड बी द सब्जेक्ट हेयर. माई मदर ऑफर्ड प्रेयर इन द टेम्पल. मेरी माता जी मंदिर में प्रेयर करती हैं, प्रार्थना करती हैं. तो कौन करती हैं? माई मदर. करेक्ट. किसके बारे में बात की जा रही है? माई मदर के बारे में. सो द माई मदर, द वर्ड माई मदर हेयर वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हेयर. ओके, नाउ लेट्स सी द प्रेडिकेट. आई होप यू हैव स्टडीड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन योर लोअर फॉर्म्स ऑल्सो. आप पढ़ चुके हो इसको ऑलरेडी. सेकेंड, प्रेडिकेट, द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिसाइड द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, विच मीन जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है. जैसे सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा. ठीक है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. चूँकि एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें यू सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, इम्प्लाइड होता है. ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे आप जब भी किसी से बोलते हो कि मुझे ग्लास का पानी दो, तो तुम मीन सामने वाले से बोलते हो, वो सामने वाला क्या होता है? यू होता है. करेक्ट. तो यू वुड बी द सब्जेक्ट. ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर हेयर वुड बी द प्रेडिकेट, क्योंकि यू के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उन्हें हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ओके, एज लाइक चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. चिल्ड्रन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है.
स्पीक द ट्रूथ क्या है यहाँ पे? प्रेडिकेट है. ओके. आई कैन गो वेर एवर आई वॉन्ट टू गो. ओके. आई कैन गो वेर एवर आई वॉन्ट टू गो. आई क्या है? सब्जेक्ट है. एंड कैन गो वेर एवर आई वॉन्ट टू गो, इट्स ऑल अ प्रेडिकेट. ओके. So I hope you have understood the parts of a sentence also, that there are two parts of sentence: subject and predicate. Okay. Now composition of the sentences. The sentence is composed by some arrangement. These arrangements are called components. The main components of the sentence are, first one is subject. तो sentences का parts आपने पढ़ा. अब किन किन चीज़ों से, मीन्स संगठन क्या है सेंटेंस का, किस किस चीज़ों को ये कंपोज, किस चीज़ें से मिलकर बना है सेंटेंस, उसको हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, सब्जेक्ट. द नाउन्स ऑफ प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू एन एक्शन और पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो आपको याद रखना है कि पार्ट्स तो आपने देख लिया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट से मिलके बना है. अब कंपोजिशन में भी सब्जेक्ट आता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट होता है, मिलके बनता है सेंटेंस. बिना सब्जेक्ट के आपका सेंस कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस में. इसी तरह से सेकेंड क्या है? वर्ब. ओके. द स्टेट ऑफ एन एक्शन और पोजिशन इज कॉल्ड अ वर्ब. एज यू ऑलरेडी नो, वर्ब क्या होते हैं? क्रिया. एनी एक्शन वर्ड or doing word is called a verb. For examples, I bought a new grammar book. मैंने एक न्यू ग्रामर बुक खरीदी. खरीदना क्या है? ये स्टेट ऑफ एक्शन है. खरीदना, काम करना, शो करता है, तो इसलिए bought क्या है? ये आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ by वर्ब की पास्ट फॉर्म है. ठीक है. The bulb in the garden is fused. Come and sit here. All the words such as come, sit, fused, bought, flying, ये सारे क्या हैं? verbs हैं. तो एक सेंटेंस में verb भी होता है. ठीक है. ये verb से मिलके बनता है. Without verb there is no sense of a sentence. Okay, so verb is called the heart of a sentence. इसीलिए verb को एक सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना मीनिंग आपकी नहीं निकलेगी. कंप्लीमेंट. थर्ड क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का कंपोजिशन मीन्स जिससे मिलके बना होता है. थर्ड होता है, पहला तो आपने पढ़ा सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, थर्ड होता है कंप्लीमेंट. मीन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंस को कंप्लीट करते हो, अर्थ को कंप्लीट करते हो. द सेगमेंट दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज कॉल्ड कंप्लीमेंट. मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी वर्ड्स आपको सेंटेंस में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. द कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, रीज़न एंड मैनर. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, रीज़न हो सकता है, या फिर मैनर भी हो सकता है. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको समझना है. द recipient of the action affected by the verb directly is called object. The hunter killed a deer. तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सब्जेक्ट का या वर्ब का एक्शन को रिसीव करता है. ठीक है. द हंटर किल्ड ए डियर. नाउ इन दिस सेंटेंस हु इज रिसीविंग द एक्शन? डियर. किल्ड इज ए वर्ब, एक्शन. हंटर किल्ड अ डियर. शिकारी ने हिरन को मारा. किसे मारा? डियर को, हिरन को. सो द वर्ड डियर वुड बी हेयर एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है एक्शन. मारा ये क्रिया है, इसको रिसीव कौन कर रहा है? डियर. सो डियर हेयर वुड बी एन ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे अगर सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो कंप्लीट किससे हो रहा है सेंटेंस? अ डियर से. ठीक है. तो अब आप समझ रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीट कर रहा है सेंस अ डियर, साथ ही ये क्या है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है. द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर. द पोस्टमैन डिलीवर्स व्हाट? द लेटर. सो द लेटर here is an object and it also completes the sense of the sentence. Okay, now let's see the time. कॉम्प्लीमेंट टाइम भी हो सकता है, मीन्स कोई भी सेंटेंस टाइम को शो करता हुआ भी कंप्लीट हो सकता है.
इट इज़ द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। टाइम क्या शो करता है कि कोई भी एक्शन कब किया गया। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं स्कूल सुबह में जाता हूँ। तो यहाँ पे एक्शन मेरे जाने का कब होता है, मॉर्निंग में, इन दी मॉर्निंग। ये क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट भी कर रहा है, साथ ही ये टाइम को भी शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट में एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, टाइम भी शो कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस, इट इज़ द प्लेस ऑफ पोजिशन वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। प्लेस यानी कि कोई भी एक्शन कहाँ पे हुआ, ये शो करने के लिए एज ए कम्प्लीमेंट इसको लिखते हैं, ओके। रीजन, इट इज़ द वर्ड और फ्रेज दैट शोज द कॉज बिहाइंड एन एक्शन। रीजन मीन्स वजह या कारण। द मदर फीड्स द चाइल्ड एज ही इज़ हंग्री। तो कम्प्लीमेंट में आपका रीज़न भी हो सकता है, वजह भी हो सकती है, जैसे सेंटेंस में द मदर फीड्स द चाइल्ड एज ही इज़ हंग्री। मदर ने बच्चे को फीड कराया क्योंकि वो भूखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ही इज़ हंग्री, तो ये क्या शो कर रहा है, रीज़न, वजह, करेक्ट। तो इस तरह से ये एज ही इज़ हंग्री, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये रीज़न तो शो कर ही रहे हैं, साथ में ये क्या है, कंप्लीट कर रहे हैं सेंटेंस को। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स को यूज़ किया गया। शी वेंट टू सी द फेयर, वो मेला देखने गई। तो यहाँ पे भी किस लिए गई, मेला देखने गई। तो इस तरह से यहाँ भी रीज़न को शो किया जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि एज कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आपके हो सकते हैं वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट कुड बी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, टाइम ऑल्सो, प्लेस ऑल्सो, रीज़न ऑल्सो एंड मैनर ऑल्सो, okay. There is another one that is called manner, okay. A clause, the word or phrase that describe the style or fashion is called manner. We should talk politely. तो एज ए कॉम्प्लीमेंट ज़्यादातर से एडवर्ब्स आपको मिलते हैं, जैसे कि मैनर जो शो करते हैं कि कोई भी एक्शन किस तरह से हुआ, किस मैनर से हुआ, किस तरीके से हुआ। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मैनर भी होता है, जो कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी पूछें तो वो एडवर्ब होता है, करेक्ट। जैसे वी शुड टॉक पोलाइटली, वी शुड नॉट ईट हार्सली, आई राइट नीटली, मैं साफ तरीके से लिखती हूँ, ठीक है। हमें पोलाइटली नर्म तरीके से बात करनी चाहिए। आवर पेरेंट्स ब्रिंग अस अप विथ लव एंड केयर। तो ये सारे ही वर्ड्स, पोलाइटली, हैसली, नीटली, विथ लव एंड केयर, ये सारी वर्ड्स क्या है, मैनर शो कर रहे हैं। तो ये भी कंप्लीट एक्शन को कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।